बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, लेक्चर नंबर 6 तक हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक कवर कर लिया था। रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी हमने और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का टॉपिक पूरा कवर किया था। आज है आपके पास लेक्चर नंबर 7 एंड इन दिस लेक्चर यू हैव टू कवर टू टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज नील बोहर एटॉमिक मॉडल एंड द सेकंड वन इज एटॉमिक एंड मास नंबर। तो बेटा, सबसे पहले नील बोहर एटॉमिक मॉडल पर जाने से पहले मैं आपको रदरफोर्ड का रिमाइंड करवा दूं कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि उन्होंने सबसे पहले तो एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि आपके पास एटम जो है वो दो हिस्सों पर बेस होता है। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड द सेकंड इज आउटरमोस्ट शेल, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब उनके मॉडल्स के अंदर कुछ डिफेक्ट थे, और वो डिफेक्ट क्या थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने की वजह से वो अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल हैं बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के शेल हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये आपका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अपने शेल पर मूव करता है, शेल पर मूव करने की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, और एनर्जी लॉस करने की वजह से वो अपने एक शेल से दूसरे शेल की तरफ गिर जाता है। ठीक है, पहले शेल से दूसरे में गिर गया, दूसरे से लास्ट शेल में गिरकर वो न्यूक्लियस में गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर फॉल हुआ, उसके बाद इस शेल में फॉल हुआ, और आखिर में न्यूक्लियस में गिर के खत्म हो गया। ये रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से था, जो कि डिफेक्ट था, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। दूसरा उन्होंने बताया था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने की वजह से वो अपनी एनर्जी भी लॉस करता है, और एनर्जी लॉस करने की वजह से एक लाइट जनरेट होती है, स्पेक्ट्रम जनरेट होता है शेल्स के आसपास। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नहीं चमकते। ठीक है, चंद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट डल होते हैं, वो उनके अंदर अपनी ओन लाइट नहीं होती। डायमंड में तो अपनी ओन लाइट होती है, वो अंधेरे में खुद चमक सकता है, लेकिन कोई दूसरा मेटल है, कोई दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वुड है, फॉर एग्जांपल पेपर है, प्लास्टिक है, ये अंधेरे में नहीं चमकते, क्योंकि अंदर इनके अंदर अपनी ओन लाइट होती ही नहीं है। तो ये भी इनका डिफेक्ट था। अब इस डिफेक्ट की जो करेक्शन की, वो करेक्शन की बोहर्स ने। In 1913, a Danish physicist gave a theory to solve the question raised against the Rutherford atomic model. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने के मॉडल के बाद जो क्वेश्चन अराइज हुए थे और जो डिफेक्ट्स उसमें जनरेट हुए थे, उन जो डिफेक्ट्स की करेक्शन बोहर्स मॉडल में हुई। और वो बोहर्स मॉडल में क्या था? बोहर्स मॉडल atomic model is based on the following points. Electron is negatively charged particle, but during its revolution it does not dissipate energy, so it will not fall in the nucleus. सबसे पहले तो बेटा इनका पहला पॉइंट क्या था कि रदरफोर्ड ने बेटा उसी लॉ को फॉलो किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो ये तो प्रैक्टिकली तो होता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम रनिंग कर रहे हैं, हम जितनी ज्यादा रनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा वॉक करेंगे, हमारी एनर्जी लॉस होगी। इवन हम कोई छोटा सा भी काम करते हैं, इवन अगर हम आप जिस तरह लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो इस वक्त भी आपकी एनर्जी लॉस होती है, कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन ये जर्नल लॉ है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जर्नल लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने एक फिक्स ऑर्बिट पर मूव कर रहे हैं, इस वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। हर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट असाइन है। ठीक है, बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने इस सर्कल में मूव कर रहा है,
तो इस सर्कल में मूव करने की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर सर्कल है। ये इसका क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है। तो अपने इस पर्टिकुलर रीजन में मूव करने की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। वो अपनी एनर्जी एनर्जी सिर्फ उस वक्त लॉस करता है कि अगर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपने रीजन को लीव कर दे, और अपने रीजन को लीव करके वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के रीजन में आ जाए, यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के एरिया में आ जाए, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है, अदरवाइज वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। तो बोहर्स मॉडल ने यही बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा अपनी रेवोल्यूशन में। और अगर वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरेगा, न्यूक्लियस में फॉल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनका पहला पॉइंट है। दूसरा, when an electron gains return back to its original energy level but it does not remain there and finally return when an electron gain return back to its original energy level but it does not remain there and finally return back to its original energy level during downward jump of line is called line spectrum. The quantum energy is directly proportional to the frequency of radiation. देखिए बेटा, इस पॉइंट में क्या था कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट पर ही मूव करता है और वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता, अपने उस पर्टिकुलर रीजन को चेंज नहीं करता। बट अगर उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिले, फॉर एग्जांपल उसको हीट मिल रही है, फॉर एग्जांपल उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास हो रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी मिलने की वजह से अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। ठीक है, उसके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी जनरेट होती है। अब एक्साइटेशन एनर्जी जनरेट होने की वजह से वो अपने शेल से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर देता है। ठीक है, वो अपने शेल से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। फॉर एग्जांपल इसकी अपनी जो पर्टिकुलर एनर्जी थी वो थी 5 जूल। इसको एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से प्रोवाइड हो गई, हीट की सूरत में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सूरत में, और वो एनर्जी इसकी हो गई 6 जूल। अब बेटा इस शेल में रहने के लिए तो इसको 5 जूल ही चाहिए। अब अगर उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो उसको अपना शेल एकदम चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने उस शेल को चेंज करके हायर शेल की तरफ चला जाता है। ये अगर शेल उसका E1 है, ये E2 है, तो वो अपने E1 से E2 की तरफ जंप कर देगा। E1 से E2 पर जंप करने की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होगी, थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी जो कि बहुत माइनर क्वांटिटी होगी, बहुत डिस्क्रीट क्वांटिटी होगी, यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी जो कि नेग्लिजिबल होती है। अब उस क्वांटिटी की एनर्जी रिलीज होगी, लाइन स्पेक्ट्रम ही बनेगा, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, फॉर माइक्रोसेकंड्स। अब जब उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको जो मिली हुई थी, यानी कि 5 जूल से 6 जूल की उसको एनर्जी मिली थी, तो ये 1 जूल ऑफ एनर्जी अपने दूसरे वाले शेल में जंप करने के बाद वहां पर रिलीज कर देगा और रिलीज करके अपने ओरिजिनल शेल में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर केस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल पूरे तरीके से गलत नहीं था। उन्होंने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है और रिलीज करके अपने शेल में फॉल हो जाता है, न्यूक्लियस में गिरकर खत्म हो जाता है। तो वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करता, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम में जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, यानी कि 5 जूल से 6 जूल की उसकी एनर्जी हो गई, तो वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिलीज करने के लिए अपने शेल को जंप करता है। E1 से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, उस जंप करने में उसकी एनर्जी रिलीज होगी, E2 पर थोड़ी देर के लिए वो रिवॉल्व करेगा। जब उसकी वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि 1 जूल के बराबर थी, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो वापस अपने ओरिजिनल शेल में आ जाएगा और अपने ओरिजिनल शेल में अपनी नॉर्मल एनर्जी के साथ मूव करना स्टार्ट हो। तो ये वो पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। यानी उस इलेक्ट्रॉन में जितनी रेडिएशन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी का फॉर्मूला होगा चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि जो उसकी एनर्जी हायर उसको मिली थी, यानी कि 6 जूल जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी, उसमें से हम E1 यानी कि उसकी पुरानी वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे, और ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर होंगी? H म्यू या V। ठीक है, H V, H जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म है ये, और V जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जो कि हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो बेटा आई होप ये टॉपिक था बहुत एटॉमिक मॉडल का, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है आपको। तो यहाँ पर बेटा आपका बहुत एटॉमिक मॉडल का एंड होता है। अब आपके पास छोटा सा टॉपिक है और वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये बाकी सारी चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपको वो डेफिनेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। We know that the number of proton inside the nucleus of a neutral atom is equal to the total number of electron outside the nucleus। अच्छा बेटा, रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी करवा चुका हूँ क्लास में अपनी। तो एटॉमिक नंबर में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स भी होंगे। ऑल एटम्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। तो हर एटम को हम उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। तो कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है और एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 7। तो इस एटॉमिक नंबर की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी फर्क है। कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन आपकी गैसियस फॉर्म में होती है। कार्बन के अलग यूजेस होते हैं, वो बर्निंग पर्पस में इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन के अलग यूजेस होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स मेकिंग में इस्तेमाल होती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की पूरी नेचर पर फर्क पड़ता है। ठीक है, उसकी नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था फिजिकल लेक्चर में कि मास नंबर क्या है, या जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो मास नंबर है, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं मास नंबर। All atoms except ordinary hydrogen consist of both protons and neutrons inside its nucleus। हर एटम में एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा हर एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन में बेटा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। अच्छा बेटा, मास नंबर का फॉर्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर आपका किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि Z से रिप्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि M से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है, A इज इक्वल टू Z प्लस M।
और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने तो हो जाएगा a माइनस जेड, क्योंकि अभी इसके बाद न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो a इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये आपका मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। और इसी z को अगर हम यहाँ पर प्लस हो रहा है ऑपोजिट साइड भेजें माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस जेड। अब बेटा एग्जाम में इस चैप्टर में दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के और दूसरा एटॉमिक नंबर या मास नंबर को फाइंड आउट करने। तो एटॉमिक नंबर बेटा यहाँ पर वो बोलना है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है 11 और मास नंबर है सोडियम का 23, या एटॉमिक मास है सोडियम का 23। एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है सोडियम का 23। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं कि सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहाँ पर तो उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया है, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज 11। ठीक है, तो बेटा अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11 है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 11 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इक्वल होते हैं। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, सिंपल, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था अपने लास्ट पॉइंट में, आपने वो फॉर्मूला पुट कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो गए a माइनस जेड। ए क्या है आपका एटॉमिक मास, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। 23 में से आपने 11 को माइनस करवाया, 23 माइनस 11 आपके पास क्या हो गया, 12। तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 12। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था इसके अंदर। सेकंड है आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेटा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। आपको मास नंबर फाइंड आउट करना है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने 7 लिखे हुए हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके 7 ही है। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 7, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 7 है, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर भी 7 है, और आपको मास नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, अब अपने प्रीवियस फॉर्मूले में कन्वर्जन कर देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है, a माइनस जेड के। तो यहाँ पर z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो माइनस जेड है, आपने इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया प्लस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया a, यानी कि a क्या है आपका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, सॉरी एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास थे 7, और और दूसरी तरफ आपने अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या थे 7, दोनों को आपने आप प्लस किया, तो सिंपल आपका एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अपना मास नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मास नंबर हो जाएगा 40। सेकंड, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप अपना सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। a इज इक्वल टू जेड प्लस एन लिखा हुआ है, a आपका मास नंबर है, आपने z की जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी जो कि 7 थे, न्यूट्रॉन की वैल्यू रख दी आपने 7 जो कि आपको गिवन थे डेटा के अंदर, 7 प्लस 7 सिंपल आपके क्या हो गए 40। तो अगर आपको फॉर्मूले में कन्वर्जन करना मुश्किल लग रही हो तो आप डायरेक्टली जो है वो अपना ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे रिगार्डिंग इसके, और इसी में आपको जो है वो
सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है और मास नंबर आपका 16। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले या फिर एटॉमिक नंबर बोले, एक ही बात। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप लोग एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, जो कि आपका Z के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। दूसरे में आपको पोटेशियम आपके पास गिवन है, आपको जो है वो उसके अंदर पोटेशियम में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर गिवन है, आपको इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये लेक्चर था, इसको कॉपी डाउन कर लें और इसके अलावा इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके मुझे इनका आंसर जरूर व्हाट्सएप करें। ठीक है, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।